नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार चर्चा में है। साल 2015 के चुनाव हुए थे तो बिहार में एक नारा चल रहा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार बिहार के चुनावों से पहले नारा चल रहा है, बदलो बिहार, बेटर बिहार। नवंबर में संभावना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव हों। अभी चुनाव आयोग ने अपनी तिथि डेट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में क्या 15 साल का जो नीतीश कुमार का राज है वो, या उसके मुकाबले में जो उससे पहले लालू यादव का 15 साल का राज रहा था उसमें मुकाबला होगा, या इन दोनों से निकलकर कोई तीसरी ताकत बिहार को नया बिहार बनाने की कोशिशों को अंजाम देगी। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, बिहार की मिट्टी से जुड़े ऐसे राजनेता जो आईएएस अफसर रहे, भारत सरकार में रहे, बिहार की विधानसभा में रहे और बनने तो गए थे फौजी, लेकिन बनकर आए विदेश मंत्री और वित्त मंत्री हिंदुस्तान के। यशवंत सिन्हा साहब एक लंबी पारी प्रशासनिक और राजनीतिक खेलने के बाद इस समय फिर से बिहार में हैं, बिहार की सूरत बदलने के लिए। सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। क्या आपने ठान लिया है बिहार की सूरत बदलने के लिए? ऐसा क्या हो गया? 15 साल से तो विकास बाबू कह रहे हैं कि बहुत काम किया गया है। विजय जी, मैंने भी ऐसे ही सोचा था जी कि सुशासन बाबू के राज में बिहार बहुत तरक्की कर गया है जी। लेकिन आपको याद होगा मार्च अप्रैल मई का वो महीना, जबकि हजारों नहीं लाखों की संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेशों से अपने अपने प्रदेशों, अपने अपने गांव को लौट रहे थे जी। उसमें भारी संख्या में बिहार के भी मजदूर थे और ऐसा लगा जैसे कि बिहार में नियोजन का, एम्प्लॉयमेंट का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जब ये दृश्य मैंने देखा तो मैंने छानबीन करना शुरू किया कि आखिर बिहार की स्थिति क्या है। और मैंने पाया, जब मैं आंकड़ों में गया, सरकारी आंकड़ों में, बिहार सरकार के आंकड़ों में, तो मैंने पाया कि बिहार की स्थिति 15 सालों में बद से बदतर हो गई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक आंकड़ा मेरे ध्यान में आया कि बिहार से हर साल 40 लाख लोग रोजी रोटी की तलाश बिहार के बाहर जाते हैं और करोड़ों की संख्या में बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, कृषि बिल्कुल अलाभप्रद हो गई है, नियोजन का, एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का कोई साधन नहीं है और हर काम के लिए बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, चिकित्सा के लिए बाहर जाना पड़ता है। हर चीज के लिए आप बाहर जाइए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। अगर बिहार में रहिए तो आपका विनाश निश्चित है। तो ये जब आंकड़े मैंने देखे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ एक बिहारी होने के नाते कि बिहार इस दुर्गत को प्राप्त हो गया है। इसी बीच में ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो बिहार में हैं, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और ये कहा कि आप तो उम्र के इस पड़ाव पर हैं, जबकि एक्टिव पॉलिटिक्स से आप ने संन्यास ले लिया है, लेकिन बिहार की विशेष परिस्थिति, विशेष समस्याओं को देखते हुए अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो आपको बिहार में आकर कुछ करना चाहिए। फिर मैं पटने आया और पटने आके मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, जो गैर राजनीतिक लोग थे उनसे भी बातचीत की और सब लोगों ने मुझसे कहा कि बिहार एक नए विकल्प की बहुत बुरी तरह तलाश कर रहा है। अगर बिहार को एक नया विकल्प मिले तो बिहार न इस 15 साल से प्रभावित है, न उस 15 साल से प्रभावित है, वो नए विकल्प की ओर गंभीरता से देखेगा, विचार करेगा। तो हमारे साथ बहुत लोग आए, जुड़े और हम लोगों ने एक नया विकल्प बिहार में देने की कोशिश करने का एक सिलसिला शुरू किया है। और आज के दिन मैं कुछ विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि मैं
बिहार के लगभग 90% जिलों में अब तक घूम चुका हूँ, लोगों से मिला हूँ, पत्रकारों से वार्ता की है, और मैं आज के दिन पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, और अगर उसको लगेगा कि हम लोग एक साफ सुथरा नया विकल्प दे सकते हैं तो वो हम लोगों की तरफ आकर्षित होगी। सर, आप जानते हैं हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा है, उसमें तो डेमोक्रेसी में सीट्स और पॉलिटिकल जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। आज नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी है, जीतन राम मांझी आ गए हैं, कुछ और लोग हैं, एलजेपी है, तो उनके पास बड़ी सीटें हैं नंबर में। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो भी अपने आप को ताकतवर मानता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कितनी पॉलिटिकल स्पेस एक नए ग्रुप के लिए जो आपने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है उसके लिए, या जो नए नए लोग बचे हुए लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो कितनी ताकत बन पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये, जैसे आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो नीतीश कुमार को ही यदि बदलना है तो जो नॉन नीतीश कुमार या नॉन बीजेपी जेडीयू पार्टीज हैं उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जानी चाहिए थी आपके नेतृत्व में? देखिए, ऐसा है कि जब दोनों से त्रस्त होकर लोग एक तीसरे विकल्प की तलाश में हैं, तो आप किसी के साथ जाइए, आप किसी के साथ जाइएगा तो उसका बैगेज भी तो आपके ऊपर आएगा, उसका जो पहले का काम है या नहीं है, वो सारी कमियां आपके ऊपर भी आएंगी। इसलिए बिहार को बिल्कुल एक फ्रेश नया विकल्प चाहिए। वो, मैं मानता हूं इस बात को, कई लोग बिहार के बाहर ये समझते हैं कि सारी ताकतें जो हैं तभी हम एनडीए को यहाँ पर शिकस्त दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है साफ तौर पर कि अगर बिहार की जनता एक बार फिर, और मैं ये साफ करना चाहता हूं आपको कि बिहार की जनता ने बार बार जात पात से ऊपर उठकर वोट दी। देखें 2014 का लोकसभा, आप देखें 2019 का लोकसभा चुनाव, तो अगर उसमें एनडीए गठबंधन को 40 में 39 सीटें मिली तो जाहिर है कि लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर वोट किया। 1977 में बिहार की जनता ने ऊपर उठकर वोट किया जात पात से। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता को विकल्प मिले तो बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट नहीं दे सकती है। और हम लोगों का तो नारा ही है कि इस बार वोट करो बिहार के लिए, न जात के लिए न पात के लिए, वोट करो बिहार के लिए। तो मुझे विश्वास है कि ये हमारा संदेश पहुंचेगा लोगों तक, जैसे धीरे धीरे पहुंच रहा है सारी दिक्कतों के बावजूद, तो लोग इधर मुखातिब होंगे। और आपने जो कहा कि लोग पहले से जो अपना गठबंधन बनाए हुए हैं जात पर आधारित, वो आवश्यक नहीं है कि इस बार काम करे, क्योंकि लोग में ना केवल भारी निराशा है वर्तमान रेजीम को लेकर, बल्कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भी है। और आपने देखा होगा विजय त्रिवेदी जी कि हाल के दिनों में आप ही लोगों की टीवी में दिखाया गया कि कैसे जब विधायक और सांसद क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। तो ये दिखाता है कि लोग आज गुस्से में हैं। मैं गया था यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, 3 दिनों तक मैं वहां दौरा करता रहा। मैंने देखा कि वहां पर न केवल लोग किस तकलीफ में रह रहे हैं, जी रहे हैं, बल्कि उनके अंदर कितना गुस्सा है। जो प्रवासी मजदूर लौट कर आए, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिला, वो कई लोग उसमें से अधिकांश लोग फिर से दोबारा वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। तो आप समझते हैं कि ये सारी बातें बिहार की जनता देख नहीं रही है, और क्या बिहार की जनता फिर एक बार जात पात के चक्कर में फंस जाएगी और उसी के आधार पर वोट देगी? एक बात मैं और कहूंगा इसी सिलसिले में, आपने दोनों गठबंधनों की ताकतों का जिक्र किया जो जात पर आधारित है, लेकिन एक बात का जिक्र आपने नहीं किया जो बहुत महत्व रखता है चुनाव में। वो ये है कि एनडीए के पास खास तौर पर इस समय अकूत धनराशि है, अकूत। बड़े बड़े होटल, जेडीयू के पास भी, बीजेपी के पास भी, बड़े बड़े होटलों को उन्होंने पूरा का पूरा होटल ले लिया है पूरे चुनाव तक। कितने करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए लगे होंगे, ये आप आसानी से कल्पना। नहीं, यह सवाल आपसे करना चाह रहा था एक पार्टी है जिसने सोशल मीडिया की जी
सोशल मीडिया की टीम को जो एम्प्लॉय किया है वो 70 करोड़ रुपए में किया है। नहीं, हम तो यही ये हाँ जी, हम यही जानना चाह रहे थे कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने वर्चुअल कैंपेनिंग की बात की है, तो क्या ये आपको प्लेइंग लेवल फील्ड लगता है कि वर्चुअल कैंपेनिंग से जो सभी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, वो बराबरी से चुनाव लड़ सकती हैं? क्या ये मुमकिन है, आपको लगता है, और क्या ऐसा होना चाहिए? तो दूसरी बात, क्या आपको लग रहा है कि अभी बिहार तैयार है चुनावों के लिए, जो बाढ़ और कोरोना और जो सब स्थितियां रही उसके बाद? देखिए ऐसा है कि जो पहला आपका सवाल है कि वर्चुअल होगा सब कुछ और ये वो, मुझे लगता है कि ये जो एक समतल जमीन होती है ना पार्टियों के लिए चुनाव में, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है कि जिनके पास जितने संसाधन हैं उसका उपयोग या दुरुपयोग करके वो तो वर्चुअल कर लेंगे। एक एक रैली में 70-70, 80-80 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे वर्चुअल रैली करने में। लेकिन जो बाकी की पार्टियां हैं जिनके पास ये इस तरह पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे? हम ही लोगों ने क्या किया है, पिछले 2 महीने से मैं लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहा हूं और वहां जाके लोगों से कोशिश करता हूं सीधा संवाद करने का, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं 70-80 करोड़ रुपया एक वर्चुअल संवाद में खर्च करने का। संवाद भी नहीं होता है, वो तो सब एक तरफा होता है, नेता बोलते हैं और लोग सुनते हैं वर्चुअल में, जबकि चुनाव एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कि दो तरफा संवाद होता है। तो ये बहुत एक भयानक दृश्य है बिहार में। आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भयंकर बाढ़ है, उसके बाद कोरोना है, भयंकर ढंग से कोरोना भी फैला हुआ है बिहार में। ये कतई उपयुक्त समय नहीं था चुनाव कराने के लिए, कोई आकाश धरती पर नहीं गिर जाता अगर चुनाव 3 महीने 6 महीने से पोस्टपोन हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भारत सरकार के दबाव में आमादा है चुनाव कराने के लिए, और अगर वो आमादा है चुनाव कराने के लिए तो फिर चुनाव हो और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा चुनाव में भाग लेने के अलावा। सर, ये जितने लोग बिहार में हैं, आज नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, सुशील मोदी जी हैं, इवन जो महागठबंधन के लोग हैं, ये सब लोग आपके मित्र रहे एक जमाने तक, और बहुत सारे लोगों को तो आपने ट्रेनिंग दी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। नीतीश कुमार जी आपके साथ सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में वाजपेयी सरकार के वक्त भी रहे हैं, विधानसभा में जब रहे आप तब भी ये सब लोग साथ रहे, तो कोई आपकी ट्रेनिंग में चूक तो नहीं हो गई? हमारी ट्रेनिंग में विजय जी जो भी चूक हुई हो, हमसे बड़े ट्रेनर थे जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और उनके आदर्शों को कैसे इन्होंने आज के दिन तार तार कर दिया है ये सर्वविदित है। तो सब लोग जान पहचान के हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी क्या व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है नीतीश कुमार से या भाजपा के नेताओं से या आरजेडी या महागठबंधन के लोगों से? ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों के आधार पर ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं, हम लोगों ने, आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने एक घोषणा की अपने अलायंस की तरफ से कि हम लोग अपराधी चरित्र के व्यक्तियों को इस चुनाव में टिकट नहीं देंगे, अपने साथ सटने भी नहीं देंगे। क्या दूसरे दलों में, गठबंधनों में ये ताकत है कि वो इस प्रकार की घोषणा करें? ये सारे दल अगर मिल के तय कर ले कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो बिहार की राजनीति क्या, देश की जो राजनीति है वो तुरंत स्वच्छ हो जाएगी, स्वच्छ भारत बन जाएगा। लेकिन क्या ये कर सकते हैं ये लोग? कतई नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर तो चुनावों के टिकट के वक्त ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा याद आया, ये नई चीज आप कह रहे हैं अपराधियों की, मैंने तो अभी तक सुना कि हर पार्टी कहते हैं विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, जात हो, पात हो, अपराधी हो, पैसा हो, ताकत हो, जो भी हो, जीतने का मादा होना चाहिए। हाँ, तो यही तो भारत की राजनीति की त्रासदी है कि चुनाव आता है तो किसी तरह चुनाव जीतो, किसी तरह सत्ता हासिल करो, लेकिन उस सत्ता का क्या मतलब जो कि अपराधियों के सहयोग से आपको हासिल हुआ? आप कभी अपराध मुक्त बिहार बना सकते हैं अपराधियों की संगत में रह के? आप कभी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बना सकते हैं भ्रष्टाचारियों
के साथ बैठकर। तो इसलिए हम जो आए हैं, हमारे साथी, हम लोगों ने तय किया कि हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करेंगे, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करेंगे। और हम आप गवाह हैं कि इस प्रकार की राजनीति जब जब देश में हुई है, चाहे 1977 का चुनाव हो, चाहे 1989 का चुनाव हो, लोगों ने मुद्दों और मूल्यों पर आधारित राजनीति को पसंद किया है। जी सर, एक किस्सा मुझे याद आता है आपका कि 90s की बात है, जब चंद्रशेखर जी हुआ करते थे केंद्र की राजनीति में, आपके परम मित्र भी थे, आपके साथ भी थे, लीडर भी थे। आपको उस समय भी बिहार में मुख्यमंत्री बनने की मौका था, मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर जी ने, मुझे ऐसा याद आता है कि आपको इनकार किया था कि बिहार की या प्रदेश की राजनीति में आप ना जाएं। आज 30 साल बाद फिर से आप वहां पर पहुंच रहे हैं। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने हमको बिल्कुल दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया तो मैं यहाँ पर विपक्ष का नेता भी रहा, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना। 1998 का जो चुनाव हुआ था उसमें मैं ही प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरह करके प्रदेश की राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। और आज एक बार फिर राजनीति के संन्यास लेने के संकल्प को हमने तोड़ा है, और मैं एक बार फिर बिहार और बिहार की जनता के भविष्य के लिए एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में। तो इसका मतलब ये मानूं मैं अभी कि यदि चुनाव नतीजे आते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी तब भी इन दोनों गठबंधन के साथ आपका जो फ्रंट है, मोर्चा है, वो नहीं जाएगा अपने लिए सरकार बनाने के लिए या किसी को मदद करने के लिए? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। चंद्रशेखर जी ने हमको एक और सबक सिखाया था पॉलिटिक्स में, और वो ये था कि अगर से जो शब्द, जो वाक्य शुरू होता है, उसका जवाब राजनीति में नहीं देना चाहिए। तो तब से मैं परहेज करता हूँ अगर से जो वाक्य शुरू होता है उस सवाल का जवाब देने से। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम आज के दिन दृढ़ हैं, संकल्पित हैं कि हम अपने रास्ते चलेंगे, अपनी राजनीति करेंगे, चाहे हम सफल हों या असफल हों। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि अगर फांसी के फंदे के पर जाने के पहले शहीद भगत सिंह ने सोचा होता कि पता नहीं क्या होगा, आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी तो क्यों करो। अगर बाबू कुंवर सिंह ने सोचा होता कि आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए क्यों लड़ाई छेड़ो आज के दिन। अगर जेपी ने सोचा होता कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो क्यों 75 का आंदोलन छेड़ो, तो शायद ये लोग नहीं करते ऐसा काम। मैं भी उसी श्रेणी में अपने को मानता हूं कि हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि चुनाव हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे एक संतोष तो रहेगा कि मैं गया बिहार, मैंने पूरी कोशिश की। वो संतोष मेरे लिए बड़ा संतोष होगा। तो क्या मैं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर देख रहा हूँ यशवंत जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप मुझे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। आप जानते हैं कि देश में, केंद्र में मैं जिन पदों पर रहा हूँ उसके सामने चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखता है। और मैं तो आज तक इसी निष्कर्ष पर हूँ, इसी नतीजे पर हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मैं बाकी लोगों को चुनाव लड़वाऊंगा, लेकिन मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ। मैं केवल और केवल बिहार की जनता की भलाई के लिए यहाँ मैदान में। सर, पटना की बात आपने की है, बिहार की बात की है, लेकिन आपसे दिल्ली की बात किए बिना बात बनती नहीं। दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र भी है और इतना बड़ा काम आपने वहां किया है। अभी दिल्ली जो है बड़ा संकट में चल रहा है। दिल्ली मतलब देश में ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उनका सीधा सीधा नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट जो जोड़ है वो आपके साथ है। यदि हम बॉर्डर्स को देखें, अभी जो चीन के साथ हमारा जो जंग चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है बॉर्डर को लेकर, गलवान घाटी को लेकर, सरकार की जो जवाब है, विदेश मंत्री के तौर पर आपने बड़ी भूमिका निभाई है। क्या आप समझ रहे हैं कि इस समय हमारी जो विदेश नीति है वो चीन के रास्ते पर ठीक तौर पर काम कर रही है? क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
और मैं ये बात आज के दिन नहीं कह रहा हूँ, मैं बराबर से इस पर कायल रहा हूँ कि आप चीन जैसे देश पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक दफा आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था, ट्रस्ट एंड वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास करो लेकिन वेरीफाई भी करो। और मैंने उसी समय कहा था कि नहीं, फर्स्ट वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। और चीन के बारे में मेरा निश्चित मत बराबर रहा है कि चीन एक बुली है, एक ऐसा देश है जिसका इतिहास उठाकर आप देख लीजिए तो आप पाएंगे कि वो दूसरे की धरती हड़पना चाहता रहा है बराबर इतिहास में, और हम लोगों के साथ वो घटना घट चुकी है भारत के साथ। इसलिए चीन जैसे देश पर विश्वास करके चलना तो भयंकर भूल है। इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए था, बराबर सावधान रहना चाहिए था। मेरी एक आत्मकथा निकली है जो साल भर पहले, सवा साल पहले प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में उसका विमोचन किया था। मैंने पढ़ा। उसमें चीन के बारे में मैंने 2-3 वाक्य लिखे हैं, जिसमें मैंने कहा है कि चीन के साथ अगर हमें सहयोग करना पड़े, जो कि हम दोनों के हक में है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। चीन के साथ अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है जो हमारे राष्ट्र हित में है, तो हमें वो प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। और चीन से अगर हमें खतरा पैदा होता है हमारी संप्रभुता को, हमारी भूमि को, तो हमको डटकर खड़ा होना चाहिए चीन के खिलाफ। ये हमने 15 महीने पहले जो हमारी किताब निकली उसमें ये मैंने 2-3 लाइन में मैंने चीन के बारे में भारत की जो नीति होनी चाहिए उसका जिक्र किया था। आज भी मैं उस पर कायल हूँ। आज भी मैं उस पर कायल हूँ। आज क्या एडवाइस कर रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है भारत सरकार नहीं, मैं तो सही चल रही है चीन के साथ हम जो कर रहे हैं? मैं मान रहा हूँ कि भारत सरकार में भारी कंफ्यूजन है इस समय। भारत सरकार के सामने कोई लग रहा है कि पॉलिसी नहीं है कि चीन से कैसे डील करें। कई तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि चीन ने हमारे 1000 वर्ग किलोमीटर्स के ऊपर कब्जे में ले लिया हाल के दिनों में, अप्रैल मई में। उसने आज ही खबर छपी है हिंदू में, अखबार में, कि 10 स्थानों में जहां हम पेट्रोलिंग करते थे वो चीन ने रोक दिया है। अब भारत वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है। तो हम किस चीज के बारे में चीन से बात कर रहे हैं? लगातार ऐसा लगता है कि रोज हर स्तर पर चीन से बातचीत हो रही है। और हम क्या अचीव करना चाहते हैं? जब तक चीन वापस नहीं जाता है और जब तक चीन हमारी भूमि को हमको वापस नहीं करता है, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और वो सारे कदम हमको उठाने चाहिए जो आवश्यक हैं अपनी भूमि को वापस लेने के लिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हाल में जो रक्षा मंत्री का बयान आया संसद के भीतर, उसमें उन्होंने एक भारी भूल की। उन्होंने कहा कि डिफरिंग परसेप्शंस है, हमारी अलग सोच है, उनकी अलग सोच है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी सोच स्पष्ट है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, और हम वहां तक 1962 के बाद से लगातार हम वहां पर पेट्रोलिंग करते रहे हैं, जिसमें गलवान वैली भी शामिल है, देपसांग भी शामिल है, चुमार भी शामिल है, ये सारे इलाके शामिल हैं। तो इसलिए अगर हमको हमारी भूमि पर आज जाने से कोई रोक रहा है तो हमको उसका मुकाबला करना पड़ेगा ना, जैसे भी करना हो। लेकिन मैं मीडिया की बलिहारी देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ही गलत ढंग से सारी चीजों को प्रचारित करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सरकार तो करती ही है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ना कोई घुसा है ना घुसा था। तो आप अब उसकी सफाई वो लोग दे रहे हैं कि हम लोग लड़ कहाँ रहे हैं। गलवान में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए, वीर जवान, वो कहाँ मारे गए? भारत की धरती पर मारे गए कि चीन की धरती पर मारे गए? कहाँ मारे गए? और चीन नहीं घुसा है तो हम बातचीत किस बात के लिए कर रहे हैं चीन से? सर, ये कंफ्यूजन जो आप कह रहे हैं वो किस लेवल पर है? क्या रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में कंफ्यूजन है या नहीं विजय जी, रक्षा और विदेश मंत्रालय का कोई वजूद नहीं है, नौकरशाही का कोई वजूद नहीं है।
पूरी सरकार में ही ये कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सुरक्षा मामलों की मंत्री परिषद की समिति, उसमें बहुत लिमिटेड लोग, 5 ही लोग सदस्य होते हैं उसके। वहां पर इन सब बातों की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। तो अगर कंफ्यूजन है तो पूरे हर लेवल पर कंफ्यूजन है, और जब तक ऊपर से नीचे तक इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक हम चीन के बारे में कोई सही नीति नहीं बना सकते हैं। नहीं, तो आपको लग रहा है कि अभी ये डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत से मसला सुलझेगा या मिलिट्री लेवल की बातचीत से मसला सुलझेगा, या जंग ही रास्ता दिखाई? नहीं, देखिए, मिलिट्री लेवल पर तो कई राउंड बातचीत हो गई, और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हुई, फिर पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से, विदेश मंत्री मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से। अब ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। रक्षा मंत्री का, जैसे मैंने कहा, पार्लियामेंट का बयान, जब विदेश मंत्री मिले उसके बाद वो जो जॉइंट कम्युनिके इश्यू हुआ, उसमें LAC का जिक्र नहीं है, उसमें बॉर्डर एरियाज का जिक्र है। तो क्यों ये शब्द आए बॉर्डर एरियाज, जब इतने दिनों तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते रहे हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ गया आज के दिन? हम ही जब नकार रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, बॉर्डर। और चीन तो चाहता ही कि जोन्स के बारे में बात हो, और वो जहां चाहे वो घुस सकता है, घुस जाएगा और बोलेगा अब इसको नया न्यू रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। तो क्या हम बार बार चीन के सामने इसी तरह चीन से ठगे जाते रहेंगे? आपकी बात से मुझे लग और रहा है आज ये कुछ कहने का मतलब नहीं है कि 1962 में क्या, 1962 में क्या हुआ आज कोई संतोष का विषय नहीं है। हम लोग सब शर्मिंदा हैं भारतीय के नाते 1962 में जो हुआ उसके लिए। आपकी बात से लेकिन जब भारतीय फौज, क्या मुझे ये सही समझ आ रहा है कि आपकी बात से क्या मुझे ये सही समझ में आ रहा है कि हम चीन के दबाव में चल रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि हम ठीक ढंग से चीन को समझ नहीं पाए हैं। अगर हमने समय रहते ठीक ढंग से समझ लिया होता, अगर उनसे पता नहीं कितनी बार मिलने के बाद 24 बार या 28 बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीन की जो बातचीत हुई, इतने दिनों में अगर हमने समझ लिया होता चीन को, तो हम कभी इस पचड़े में नहीं पड़ते। इसलिए मैं मानता हूं कि समझ में भारी भूल हुई है, या कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास था कि हमारी बात चीन मान लेगा, हम उसको कन्विंस करने में सफल होंगे। लेकिन कहाँ माना? आज तक तो NSG का मुद्दा चीन रोक के बैठा हुआ है। तो जहां जहां मौका मिलता है चीन को, वो भारत को रोकने का प्रयास करता है। ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। एक और बड़ी समस्या इस समय देश में चल रही है, जो आप ज्यादा समझते हैं, मेरा तो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, कि आर्थिक मंदी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर बड़ा क्राइसिस देश में, बहुत हंगामा किए हुए हैं कुछ लोग। क्या है असली बात? देखिए जी विजय जी, ऐसा है कि हम लोगों को नंबर एक ये बात याद रखनी चाहिए कि ये कोरोना काल के पहले 8 तिमाही तक भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर जो था वो घटता चला गया, और 8% के ऊपर हम थे, हमारा विकास दर था। सही या गलत आंकड़े थे जो भी, उससे घटते 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 हम लगभग 3% पर आ गए। ये कोरोना के चलते नहीं हुआ, ये पहले से चला आ रहा था। तो बीमारी जो थी अर्थव्यवस्था की वो पहले से थी। बीमार अर्थव्यवस्था में देश को हमने लॉकडाउन में झोंक दिया। जब 500 से भी कम केस थे तो हमने लॉकडाउन लगाया। अब 5 लाख केस हो गए तो हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन के बारे में हमने नहीं सोचा कि अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। नहीं, इस तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया होता। तो लॉकडाउन लग गया तो उसके चलते नुकसान हुआ है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि G20 के जो देश हैं, दुनिया भर के प्रमुख देश, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है तो भारत में आई है, 24% की। दूसरे किसी देश में इतनी भयंकर गिरावट नहीं आई है। तीसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था का पहले से ही जो समस्या चली आ रही थी, वो थी कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग
जिसको अंग्रेजी में डिमांड कहते हैं, वो खत्म हो गया था। लोग सामान नहीं खरीद रहे थे और इसीलिए बार बार मैं भी कह रहा था, बाकी सब लोग कह रहे थे कि हमको ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे डिमांड में वृद्धि हो। लेकिन तब से लेकर आज तक भारत सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि डिमांड बढ़े। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम जो लॉकडाउन लगा, जिससे गिरावट आई है, उसमें भारी कमी आई है डिमांड में, मांग में, अर्थव्यवस्था में। और मांग ही एक ऐसी चीज है जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाती है। तो देश में जब मांग ही मध्यम हो जाएगा, उसमें गिरावट आएगी, हम आप कंजम्पशन करना छोड़ देंगे, तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी, वही लड़खड़ा गई है। और एक और बात क्या है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस मुद्दे पर, कि लोग, सरकार के लोग कह रहे हैं ग्रीन शूट्स देख रहे हैं। यहाँ पर देखो देखो देखो, यहाँ पर एक हरा पौधा दिखाई दिया, यहाँ देखो 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 एक हरा पौधा। हम तो दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं कि वो हरा पौधा कहाँ दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारा जितना अनुभव है व्यक्तिगत रूप से या एक ऑब्जर्वर के रूप में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के संकट में जब अर्थव्यवस्थाएं फंसती हैं तो उनको उबरने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं है कि मार्च आते आते अगले साल तक अर्थव्यवस्था फिर से सुदृढ़ हो जाएगी और हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, समय लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं वित्त मंत्रालय के लेवल पर भी कंफ्यूजन चल रहा है, कोई नीति को लेकर बहुत नहीं है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सरकार में कंफ्यूजन है। तो दिल्ली में, देश में इतना बड़ा संकट है और आप नाराज होकर पटना में बैठे हुए हैं। प्रभु, आपकी जरूरत यहाँ पर होगी। आप बहुत कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा दिल्ली, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जरूरत आज बिहार में ज्यादा है। आप सब लोग हैं देश की परिस्थितियों पर विचार विमर्श करने के लिए। विचार विमर्श थोड़ा बहुत हो भी रहा है, हालांकि जो नॉन इश्यूज हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं पब्लिक डिस्कोर्स को आज के दिन, जो सख्त अफसोस की बात है। लेकिन जब तक आपके जैसे पत्रकार हैं जो मुद्दों को उठाते रहे हैं, तो मुद्दों का आप लोग उठाते रहेंगे, मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी, तो मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन होगा। मेरा इसलिए भी सवाल था कि ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2013-14 में जब बहुत से लोग खिलाफ थे, तब नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में आप आए थे उनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। सबसे पहले आप चिट्ठी लिखने वाले लोगों में से थे। और उस समय भी जब अडवाणी जी जैसे जो आपके साथ रहे हैं लंबे समय तक, उनके खिलाफ जाकर भी आपने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया, प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई, फिर सरकार में भी रहे, सरकार को मदद भी करते रहे। तो फिर ऐसा क्या है, जब संकट है तो फिर अब आपको उनका साथ देना चाहिए। मतलब कम से कम जिम्मेदारी आपकी तो बनती है। देखिए विजय जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं जाके हर दरवाजे पर, मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय के हर दरवाजे पर दस्तक दूं और कहूं कि देखो मैं यशवंत सिन्हा हूं, मुझे पहचानो। जब 2017 से ये क्राइसिस शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक कि अर्थव्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए, मैंने वाजपेयी सरकार का उदाहरण दिया कि हमारे ऊपर जब आर्थिक प्रतिबंध लगे और यही डिमांड की कमी की समस्या से हम जूझ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या क्या उपाय किए आप अवगत हैं। ऐसे नहीं था कि एक दिन अंधकार में हमने तीर चला दिया और ये कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बने। इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त हमेशा मौजूद रहे। 90s में जब इकोनॉमिक क्राइसिस था तो आप वित्त मंत्री थे। जब रेस्ट्रिक्शंस हुए वाजपेयी सरकार के वक्त में, जब परमाणु परीक्षण हुआ और सारी चीजें हुई, तब भी आप वित्त मंत्रालय थे और उस क्राइसिस से बाहर निकाला है। तो मुझे लगता है कि अभी इतना क्राइसिस नहीं था, तो क्या वजह रही नाराजगी की? क्या वजह है? उधर नाराजगी है, इधर नाराजगी है, तो समझाइए। नहीं, नाराजगी की कोई, विजय जी, हमारी किससे व्यक्तिगत नाराजगी क्या हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई हमसे पूछे कि भाई यशवंत सिन्हा, इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका विजय त्रिवेदी और आप डिस्कशन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो तो तेज गति से आगे बढ़ रही है, चीन के साथ कोई समस्या नहीं है, देश में कोई समस्या नहीं है, देश स्वर्ग बन गया है, और आप बेकार न कारखाने में तूती की आवाज हो, तो फिर ऐसे लोगों को जो आंख खोल के सोए हुए हैं, क्या एडवाइस आप दीजिएगा? हम तो चाहते थे, खैर अभी तो आप बिहार का चुनाव
लड़िए और बिहार का चुनाव लड़वाइए। देश में एक नई जो राह आप दिखाना चाह रहे हैं बिहार को, वो भी आप दिखाने की कोशिश कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम चाहेंगे, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि आप दिल्ली आकर देश को संकट से उबारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत इस विश्वास के लिए बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।